हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 7 सीरीज पढ़ेंगे जो एम्स नॉर्सेट के लिए हमने स्टार्ट किए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सकें। गाइस, इसके पहले हम 6 सीरीज मॉक टेस्ट है आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट है सीरीज नंबर 7। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियसली एम्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं नर्सिंग की पोस्ट के लिए उसमें आ चुके हुए क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। साथ ही साथ पुराने पेपर देखने के लिए आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एम्स प्रीवियस पेपर की एक जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें एटलीस्ट आपको 20+ है जो एम्स के पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था, एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर है इजोस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ, सीमेन में यदि लिविंग स्पर्मेटोजोआ नहीं रहेगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन वो कंडीशन कहलाती है जिसमें स्पर्म जो सीमेन है वो बन ही नहीं रहा, बहुत ही कम बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम इस सीरीज का। स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट एंड इरेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट प्रेजेंट लिटिल और नो डेंजर टू अ पर्सन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट फियर का होना, डर का लगना, ऐसा फियर जिससे हमें किसी भी तरीके से डेंजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बहुत ही कम डेंजर रहे। तो साथ ही साथ या तो किसी ऑब्जेक्ट के कारण हो, किसी वस्तु के कारण, या फिर किसी जगह के कारण, या फिर कोई सिचुएशन के कारण। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन है यहाँ पे सिनकोप, इंसोम्निया, फोबिया और डीएमनेसिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, फोबिया। क्योंकि फोबिया ही एक इरेशनल फियर है जो किसी सब्जेक्ट सिचुएशन के कारण हो सकता है, जिसमें किसी भी तरीके का या तो खतरा नहीं रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तब भी हमें वो डर लगेगा। तो कंडीशन क्या कहलाती है? फोबिया। इज द राइट आंसर है सी, फोबिया। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कुछ फोबियाज की, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में है जो डायरेक्ट फोबिया ना पूछ के उसके जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एक्रोफोबिया। किससे डर लगना? हाइट से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट एरोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, जो मकड़ी होती है उससे डर लगना। एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जो आकाश में बिजली चमकती है उससे, या फिर बहुत ही बादल गड़गड़ाए उससे डर लगना। ऑटोफोबिया का मतलब होता है अकेले रहने में डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेस, भीड़ वाली जगहों पे बहुत ज्यादा डर लगना। नेक्स्ट है हीमोफोबिया। तो हीम का मतलब होता है ब्लड यहाँ पे, और फोबिया का मतलब क्या है? एक डर। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, तो फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। ये कंडीशन जनरली रेबीज के पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है जूफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स। तो ये अलग अलग तरीके के फोबिया हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अदर ऑप्शन है जो सिनकोप, इंसोम्निया और एमनेसिया। सिनकोप क्या है? फेंटिंग और अ सडन टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में कहें तो बेहोश हो जाना कहते हैं। फेंटिंग, चक्कर आ जाना तुरंत, या फिर टेम्पररी तरीके से कॉन्शियसनेस का चला जाना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंसोम्निया, तो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, अच्छे से नींद ना आना। एमनेसिया, इनएबिलिटी टू रिमेम्बर इवेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी ब्रेन इंजरी के कारण, या फिर इलनेस के कारण, या फिर किसी मेडिसिन एल्कोहल के कारण क्या होना? थोड़ा बहुत भूलने की बीमारी का हो जाना। वो कंडीशन क्या कहलाती है? एमनेसिया। नेक्स्ट इज दिस इज द कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। इन्फेंट में डायरिया होने का सबसे कॉमन एजेंट है जो क्या हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पे रोटा वायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई और डी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा डायरिया किसके कारण होता है? तो होता है रोटा वायरस के कारण। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रोटा वायरस। रोटा वायरस को लेके क्वेश्चन और बनता है, इसकी जो वैक्सीन दी जाती है किस रूट से दी जाती है? तो रोटा वायरस वैक्सीन एक ऐसी ओनली वैक्सीन है
पोलियो वैक्सीन के बाद है जो रोटा वायरस वैक्सीन है जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट इज अ टीबी पॉजिटिव पेशेंट इज ऑन डॉट्स ट्रीटमेंट, कंप्लेंट दैट हिज यूरिन बिकम्स ऑरेंज, द नर्सिंग ऑफिसर नोज दिस इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ विच मेडिसिन। एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसको डॉट्स थेरेपी के थ्रू है जो मेडिसिन दी जा रही है, तो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी जो यूरिन का कलर है वो ऑरेंज कलर का है। तो ये किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजेट, रिफाम्सिन और डी एथाम्ब्यूटोल। तो जनरली जो ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है डॉट्स में, टीबी में जो मेडिसिन यूज होती है वो रिफाम्सिन, जिसके कारण ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस में एक और मेडिसिन यूज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकती है? जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसको डैमेज कर सकती है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है, ऑडिटरी नर्व है जो उसको डैमेज कर सकती है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट इज क्लार्क्स रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्लार्क का रूल है जो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर इवेलुएटिंग द आईक्यू ऑफ चाइल्ड, इवेलुएटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ ड्रग्स और डी नन ऑफ दी अबव। तो क्लार्क रूल, यंग रूल्स और फ्रेड रूल हैं जो किसके लिए किए जाते हैं? पीडियाट्रिक में बच्चों के डोज को कैलकुलेट करने के लिए। 17 साल तक की एज के बच्चों का जो ड्रग कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज की जाती है वो है क्लार्क रूल, यंग्स रूल और फ्रेड रूल्स। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है क्लार्क रूल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेस ऑफ ड्रग्स। देखिए यहाँ पे क्लार्क का रूल दिया हुआ है, यूज द वेट ऑफ द चाइल्ड टू कैलकुलेट द डोज, और जो वेट है उसको हमेशा पाउंड में कैलकुलेट करना है। वेट इन एलबी डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू पीडियाट्रिक डोज। इस तरीके से है जो पीडियाट्रिक डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा। लंबर पंचर है जो स्पाइनल टैप है उसको, सॉरी लंबर टैप है उसको किस वर्टिब्रा के बीच में किया जा सकता है? ऑप्शन है C2 एंड L4, L1 एंड L2, L4 एंड L5, L2 एंड L3। जनरली जो लंबर पंचर है वो L4 L5 में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? L4 एंड L5। कभी कभी L3 L4 में भी किया जाता है, बट यदि आपके पास ऑप्शन L4 L5 है तो वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे दो इमेज दी हुई है, एक में CSF निकालना दिखा रहे हैं और दूसरी यहाँ पे पोजीशन बताई हुई, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको आ सकती है, इमेज दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। सिटिंग पोजीशन में इस तरीके से CSF को निकालेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालेंगे कल्चर करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो लाइंग पोजीशन में इस तरीके से लिटा के लंबर पंचर किया जाएगा। नेक्स्ट इज which term is used to describe the insufficient amount of amniotic fluid। कौन सा टर्म है जो यूज किया जाएगा यदि बहुत ही कम इनसफिशियंट एमनियोटिक फ्लूइड है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास और डिहाइपरएमेसिस। तो ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन का ना बनना, बहुत ही कम बनना। पॉलीहाइड्रोमनियास का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड का होना। यहाँ पर पूछा है इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो होगा ओलिगोहाइड्रोमनियस। हाइपरमेसिस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होना। फिर इज द राइट आंसर इज सी, ओलिगोहाइड्रोमनियस। नेक्स्ट इज इन an emergency when the patient is unable to state his blood group, it is safer to cross match with which blood group। कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, उस पेशेंट के लिए जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है वो ना मिल के नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दे सकते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सेफ रहेगा उसके लिए? ऑप्शन है यहाँ पे O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को क्या माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर। और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है वो होते हैं AB पॉजिटिव। नेक्स्ट इज इन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन माना गया है
वो माना जाता है 36 वीक के बाद है जो 42 वीक्स तक जो डिलीवरी होती है वो किस में आती हैं, मैच्योर और टर्म प्रेगनेंसी में। यदि पोस्ट मैच्योरिटी की बात की जा रही है तो प्रेगनेंसी की जो पोस्ट मैच्योरिटी को कब कंसीडर किया जाएगा, जब प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक्स हो जाए, 42 वीक से ज़्यादा की हो जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आफ्टर 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम्स। तो जो बेबी रहेंगे तो आफ्टर द डिलीवरी उनके बहुत सारे चेंजेस देखने को आपके लिए मिलेंगे, इंटरनल चेंजेस भी होंगे बहुत सारे। तो डक्टस आर्टरियोसिस है जो न्यूनेट में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा, डक्टस आर्टरियोसिस कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसिस किस में कन्वर्ट होगी, ऑप्शन है लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम अम्बिलिकस और डी नन ऑफ द अबव। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फोरामेन ओवल रहेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोसा ओवल। इसमें आपको याद रखना होगा कि जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाएगी, फोरामेन ओवल है आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाएगा, बाद में फोसा ओवलिस में कन्वर्ट होगा। डक्टस वीनोसिस है जो लिगामेंटम वीनोसम में कन्वर्ट होगा। और जो अम्बलाइकल वेन है, जो न्यूनेट्स की अम्बलाइकल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये किस में कन्वर्ट होगी, लिगामेंटम टेरिस में है जो कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा अकर्स ड्यू टू। तो परसिस्टेंट जो वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिल रहा है पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, तो ये कंडीशन क्या है, ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये सभी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है यहाँ पर। तो वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिल रहा है पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और जो यहाँ पर अदर ऑप्शन है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, जो फोरामेन ओवल रहता है जनरली आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है, बट एक इस तरीके का बर्थ डिफेक्ट होगा आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कि जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज ना हो, तो वहां पर एक होल रहेगा प्रेजेंट एट्रियम में, जो ऊपर अपर चैम्बर रहेंगे दोनों में एक होल प्रेजेंट रहेगा, तो कंडीशन कहलाती है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में सेम कंडीशन रहेगी, बट वेंट्रिकल्स में है जो होल रहेगा, कनेक्शन रहेगा लोअर चैम्बर्स में। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस है जो यूज किया जाएगा, ऑप्शन है एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, डी फोटोथेरेपी। तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए है जो सब्सटेंस यूज किया जाएगा वो है एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। RH आइसो इम्यूनाइजेशन क्या है, a condition that happen when a pregnant woman's blood protein is incompatible with the baby's। RH आइसोइम्यूनाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है कि जो वुमेन का ब्लड प्रोटीन है वो बेबी के ब्लड प्रोटीन से इनकम्पेटिबल माना जाता है, इसके कारण उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसकी खुद की ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कंडीशन कहलाती है RH आइसोइम्यूनाइजेशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डी गामा ग्लोबुलिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इफ अ वुमेन LMP 1 अप्रैल 2020 देन EDD विल बी। तो आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बहुत सारे इसमें मेथड होती हैं, बट आज मैं आपके लिए एक सिंपल मेथड बताऊंगी जो मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताई है, बहुत सारी बुक्स में भी दी हुई है, बहुत इजी रहेगा आपको कैलकुलेट करना। यदि किसी लेडी का LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 अप्रैल है 2020 है, 1 अप्रैल 2020 है, तो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ऑप्शन है 8 जनवरी 2021, 8 फरवरी 2021, 9 जनवरी 2021 और डी नन ऑफ दी अबव। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके आपको 9 मंथ कैलकुलेट करने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो जनवरी हो गई 1 जनवरी तक, फिर उसमें आपको 9 मंथ में प्लस 7 डेज और ऐड कर देने हैं, इक्वल टू आपकी EDD आ जाएगी। बहुत ही ईजी है, 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, 8 जनवरी 2021। नेक्स्ट इज इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज 1 लाइव बेबी ऑलरेडी
ही हैज़ अबॉर्टेड 2 टाइम्स एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि आपके लिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एक बेबी है जो जिंदा है, लाइव बेबी है उसके पास, 2 बार उसका अबॉर्शन हो चुका है और अभी रिसेंट में वो प्रेग्नेंट है। तो कितने टाइम है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो 4 टाइम है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, दैट मीन्स G4 ग्रेविडा 4। प्रेजेंट में कितने बच्चे उसके लाइव हैं, तो एक बच्चा उसका लाइव है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइव बेबी के लिए। और 2 बार उसने अबॉर्शन करवाया है, तो A0 अबॉर्टेड ट्विन जो कितनी बार करवाया, 2 बार। तो इस तरीके से इसका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकलेगी वो निकलेगी G4 P1A2। 4 बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, 4 टाइम्स ग्रेविडा रह चुकी है, प्रेग्नेंट रह चुकी है, प्रेजेंट में एक बेबी है और अबॉर्शन उसने 2 बार करवाया है। इस तरीके से उसकी जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकलेगी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks but he is still experiencing hoarseness. Persistent hoarseness may be associated with। तो आपने बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं उनके गोल्डन सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपको उनका 1 या 2 सिम्टम्स पता हो तो आप पूरी डिसीज के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ही यदि किसी पेशेंट को लैरिंजाइटिस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है लैरिंग्स में, वोकल कॉर्ड में, तो वहाँ पर उसके लिए यदि 2 वीक तक उसने सिम्टम बेस्ड ऑन सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन फिर भी उसको उसकी जो वॉइस है हॉर्सनेस इस तरीके से लग रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लेरेंजियल कैंसर और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अस्थमा का एक सिम्टम होता है वीजिंग साउंड, वो भी कई बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से लेरेंजियल कैंसर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है वो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हियर इज द राइट आंसर इज सी, लेरेंजियल कैंसर। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।